ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या कवर कर लिया है, हम ये देखते हैं। तो अभी तक हमने वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वेब कंपोनेंट्स। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। ओके, ठीक है। तो देखिए वेब कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। डिस्क्रिप्शंस आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने फर्स्ट वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बात किया, क्लाइंट होता है, फिर सर्वर होता है, और सर्वर में हमने देखा एक वेब सर्वर होता है, उसके बाद डेटाबेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि ये तो हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से एक वेब एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब आपके सर्विसेज हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड नहीं की थी, तो उनके बारे में देखते हैं। तो क्लाइंट ऑब्वियसली होता है, सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, वेब लॉजिक ये हमने कवर नहीं किया था, ये भी होता है, डेटाबेस हमने कवर किया था। उसके बाद सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, देन फंक्शंस, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाएं तो आपको ये इमेज और डिस्क्रिप्शंस अच्छे से शो हो। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्लाइंट ऑलरेडी देख लिया है, सर्वर भी देख लिया है, देन हमें पता है वेब सर्वर में हमारा वेब एप्लीकेशन स्टोर रहता है। अब ये वेब एप्लीकेशन लॉजिक क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको शो करूँगा। ये हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा बैक एंड। देन यूज़र ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कुछ डेटा फिल किया और रिक्वेस्ट कर दिया। अब सर्वर आया, सर्वर के पास वो डेटा आया। अब वो डेटा सर्वर कैसे हैंडल करेगा ये डिपेंड रहता है सर्वर के लॉजिक के ऊपर। ये डिपेंड रहता है सर्वर के लॉजिक के ऊपर। तो डेटा कैसे हैंडल होगा, इसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस लॉजिक। देखिए क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डेटा के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंट, स्ट्रिंग्स। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डेटा है और इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, है ना। तो इनको स्टोर कराने के लिए डेटाबेस में हमें क्या चाहिए, एक लॉजिक चाहिए। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसपे यूजर्स ने अपना डेटा डाला, यूजर नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और ये डेटाबेस में आ गया। तो देखिए अब यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड एक ही स्ट्रिंग्स है, या फिर आप कह लीजिए एक ही टाइप के डेटा है, तो वो सर्वर इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर इसी में आप लोगों ने डीओबी डाल दिया, ठीक है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, तो बात को समझिए, जब आपने डीओबी डाला तो इसका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। पहले तो आपने अल्फाबेट दिया, अल्फाबेट दिया, अल्फाबेट दिया, फिर अचानक से आपने नंबर्स के रूप में कोई डेटा दे दिए। अब इसको सर्वर कैसे हैंडल करेगा, ये डिपेंड रहता है लॉजिक के ऊपर।
और बैकएंड में सारा काम लॉजिक का ही रहता है। लॉजिक कैसे लगाएंगे, डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, पूरा का पूरा बैकएंड इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी डेटाबेस तो हमने देख ही लिया है, अभी हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं पेज कर लेता हूँ ताकि हम सर्विसेज के बारे में बात कर पाए। आइए अब हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज, इसको माइक्रो सर्विसेज भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या रहता है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस या फिर वेब एप्लीकेशंस इंटीग्रेशंस, आपके इसी में एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज कंपोनेंट काम करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं माइक्रो सर्विसेज होती क्या है। यहाँ पे एज यूजुअल आप लोगों के लिए डेफिनेशंस दिया हुआ है, अभी हम इसको समझते हैं। तो ये एक डायग्राम है, ये एक बैक एंड का डायग्राम। ठीक है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। अभी फ्रंट एंड में एक लॉगिन पेज दिया हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, देन एक पेमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो वेब का पेज है और ये सब पेज एक ही साथ बना गया हो, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो वेब पेज है वो डिफरेंटली बनाया हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंटली डिजाइन किया हो, है ना, ये भी पॉसिबल है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। और ये एक्स्ट्रा क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सर्च बार है, पेमेंट्स है और रेटिंग है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में बात किया था, क्योंकि डेटा मॉडलिंग के टाइम पे कैसा डेटा हैंडल होगा ये सब इसी में डिपेंड रहता है। लॉगिन के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, लॉगिन के टाइम में आप डेटा तो डाल नहीं रहे हो। लॉगिन के टाइम में जो डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर है डेटाबेस में, बस उसी को आप वैलिडेट करा रहे हो, उसी को आप चेक करा रहे हो ये डेटा एक्चुअली में एग्जिस्ट है या नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप डेटा को ट्रांसफर कर कर वेब सर्वर या फिर डेटाबेस पे स्टोर कर रहे हो, तो इसीलिए ये कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी के लिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो इसको डिफरेंटली डिजाइन करती है। आप अगर देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टीम होती है माइक्रो सर्विसेज डिजाइन करने के लिए। फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए डिफरेंट होती है, बैक एंड के लिए डिफरेंट होती है, और जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन करने के लिए डिफरेंट होती है। इवन दो कई कंपनीज में डेटा कैसे हैंडल होगा ये डिसाइड करने के लिए भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो एक हमने यहाँ पे देखा माइक्रो सर्विसेज, क्लाइंट, सर्वर। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन और वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को भी हम देखेंगे। देन लास्ट में हमारा होगा फंक्शंस। इसको मैं यहीं पे एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक था माइक्रो सर्विसेज। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कोई नहीं, एक एपीआई ही है। ठीक है, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे 3 डिफरेंट फॉर्म्स या फिर 3 डिफरेंट ऑप्शंस दी गई है। यहाँ पे एक पेमेंट का है, सर्च का या यूजर का। तो अगर डिफरेंट वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट है, और अगर उसको भी ये डेटाबेस से, उसको भी अगर ये डेटाबेस से चेक कराना हो कि यहाँ पे जो यूजर है वो इस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस वेबसाइट को डेटाबेस का पूरा एक्सेस तो मिलेगा नहीं। तो उस केस में ये वेबसाइट क्या यूज करेगा, एक एपीआई यूज करेगा, जो कि कुछ नहीं, बस एक डेटाबेस का एक छोटा सा पार्ट होगा, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट को ये अलाउ कर दे कि आप यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट दो, हम इस रिक्वेस्ट को इंटरनली वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो ये एपीआई है। इसमें होता क्या है,
थर्ड पार्टी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन रिक्वेस्ट जाएगा एपीआई के थ्रू, जो कि इस कंपनी का या ये वेबसाइट का होगा। एपीआई के थ्रू ये इसके इंटरनल नेटवर्क पे एंटर करेगा, देन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर कर चेक करेगा। ये एपीआई है। तो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एक्चुअली कुछ है नहीं। यहाँ पे हमने एपीआई बात किया, यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज बात किया, तो इसी को कंबाइन कर देते हैं या फिर इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा इंटीग्रेशन। क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज को हम एक साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, जिसको हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो फंक्शंस हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस को हम सर्वरलेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। मैं शेप ले लेता हूँ। तो देखिए, अगर आपको ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या चाहिए, वेबसाइट होस्ट करने के लिए सर्वर चाहिए। तो वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो आपको सर्वर भी बनाना पड़ेगा। अब आप सर्वर बना रहे हो तो सर्वर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका वेबसाइट है, सर्वर आप खुद बना रहे हो, तो सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। या तो अल्टरनेट पे आप किसी को हायर कर सकते हो। यहीं पे आता है हमारा सर्वरलेस। तो सर्वरलेस क्या बोलता है कि आपको वेबसाइट बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको सर्वर मेंटेन नहीं करना या सर्वर पे आपको कुछ काम नहीं करना, तो आप छोड़ दो, वो सब हम हैंडल कर लेंगे। तो सर्वरलेस क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म में होता क्या है, ऑलरेडी सर्वर बना रहता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑलरेडी क्या रहता है, सर्वर बना रहता है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर बना रहता है, ये मेंटेन रहता है, जिसका भी ये प्रोडक्ट है या फिर जिसका भी ये क्लाउड सर्विसेज है। अब यूजर को तो वेबसाइट बनाना है, उसको सर्वर मेंटेन नहीं करना है, तो यूजर आएगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज यूज करेगा और इसमें से वो अपना सर्वर चूज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने विंडोज का सर्वर चूज कर लिया, उसने लाइनक्स का सर्वर चूज कर लिया, है ना, वो चूज कर लेगा। अब वो सर्वर चूज करेगा तो उसको सर्वर मेंटेन करने का जरूरत ही नहीं है, सर्वर उसको एकदम रेडी टू रन मिलेगा। ना ही सर्वर पे उसको कुछ इंस्टॉल करना है, ना ही कॉन्फ़िगर करना है, सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर इंस्टॉल रहेगा, एकदम रेडी टू यूज रहेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वर तो होता है बट सर्वर को हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी मेंटेनेबल रहता है कंपनीज की तरफ से। तो कौन कौन से कंपनीज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे दे रखा है AWS, GCP, अजोर, ये प्रोवाइड करते हैं क्लाउड सर्विसेज। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा सर्वरलेस, और हमने API माइक्रो सर्विसेज कंप्लीट किया था, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस भी आपको क्लियर हो गया। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हम देख लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था वेब एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर। अब इसके बारे में बात करते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होते हैं, हमने वो देखा। फिर देखा कंपोनेंट्स। अब उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, हमने वो देखा। अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर में। ये दो चीज़ को कंबाइन करके हम एक वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर।
जैसे बिल्डिंग्स हो गए, इनका भी डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब बिल्डिंग में है, दरवाज़ा यहीं पे होगा, दरवाज़ा ऐसा नहीं कि दरवाज़ा ऊपर कोई लगाते हैं ना, तो ये क्या है, ये डिज़ाइनिंग है। वैसे ही सर्वर का भी डिज़ाइन होता है। सर्वर का डिज़ाइन होता है, पहले डेटाबेस लगाना है, पहले कौन सा सर्वर लगाना है, इसका भी डिज़ाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, देन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रुकिए मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्लाइंट है, उसके बाद एक सर्वर दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्वर आपका प्रॉक्सी सर्वर है, और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल डेटाबेस। यहाँ पे आपका वेबसाइट स्टोर होगा, ये आपका एक्चुअली में डेटाबेस है। ये प्रॉक्सी सर्वर आप कंफ्यूज ना होइए, ये प्रॉक्सी सर्वर हम आगे चल के कवर करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर अभी आप ऐसा समझ लीजिए, आपके और क्लाइंट के बीच में जो कुछ भी आ रहा है उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलेंगे। इसमें आपका आईएसपी आ सकता है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो, और भी राउटर्स आ सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका रिक्वेस्ट जा रहा हो, और डीएनएस आ सकता है। तो इन सब को हम प्रॉक्सी में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाकी हम इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर है क्या। अभी बस आप ये आर्किटेक्चर पे ध्यान दीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। ओके, मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर है, और ये है आपका इंटरनल वेब सर्वर। अब वेब सर्वर में देखिए आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे है मॉडल वैलिडेशन फिल्टर, रिस्पॉन्स कैशिंग फिल्टर, और भी यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस रन हो रहे वेब सर्वर पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेटाबेस है, वेब सर्वर के बाद यहाँ पे डेटाबेस है। तो डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज भी है। थर्ड पार्टी सर्विसेज पे यहाँ पे देखिए एपीआई यूज हो रहा है। अब देखिए ये गिटहब है, दैट मीन्स गिटहब का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे भी यूज हो रहा है बैकएंड में। अब ये किसी चीज के लिए यूज हो सकता है। सेम यहाँ पे ये एक यूज हो रहा है, ये है आपका, ये भी आपका थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो कि यूज हो रहा है। ओऑथ यूज हो रहा है आइडेंटिफिकेशन लॉगिन पर्पस के लिए। और यहाँ पे आप देखिए, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, हमारा आर्किटेक्चर में बस यही है। ठीक है, इसमें हमने सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी थी एक कंबाइन कर कर एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिस डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा बैक एंड फ्रंट एंड डिज़ाइन या डेवलप करने के लिए। तो वेब सर्वर के अंदर क्या क्या रन हो रहा है। सबसे पहले मॉडल वैलिडेशन रन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यूज़र ने अगर लॉगिन रिक्वेस्ट किया, लॉगिन रिक्वेस्ट डेटाबेस के अंदर आया, तो वो लॉगिन रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है वो कैसे चेक होगा। डेटा डाला, डेटा कैसे चेक होगा। तो और भी चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी, और यहाँ पे डेटाबेस हमने कवर किया था। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, हमने आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट देखे थे। हमने सर्वर मॉडल देखा था जिसमें वन सर्वर वन डेटाबेस, वन सर्वर मैनी डेटाबेस मैनी सर्वर्स देखा था। इस पे देखिएगा, इस पे एक सर्वर है जो कि ये है हमारा सर्वर जिस पे हमारा वेब एप्लीकेशन होस्ट है, और एक ही डेटाबेस है। लेकिन
ये आपका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वर रखना चाहती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सर्वर रखना चाहती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डेटाबेस रखना चाहती है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा हमने अभी तक जो जो कवर किया। एंड जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, उन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाइए हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमने सॉरी, ये पहला चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। हमने इसको डिस्कस किया, इसको डिस्कस किया। देन हमने देखा कंपोनेंट्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखा, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या है ये भी देखा, और ये लास्ट है आर्किटेक्चर का हमने डिज़ाइन देखा कि एक्चुअली में ये कैसा है। सो होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंटिन्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।